जय हिंद। मैं दुर्गेश, स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के 14वें भाग यानी संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाओं के बारे में। यहाँ से परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। तो देखेंगे इस संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाओं के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के बारे में, और राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जिसको क्या कहेंगे जेपीएससी यानी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, और राज्य लोक सेवा आयोग के क्या कहेंगे एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इन तीनों के बारे में हम क्रम से डिस्कस करेंगे। और आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के 14वें भाग में इसका प्राविधान किया गया है, यानी संघ और राज्यों के अधीन लोक सेवाओं का प्राविधान किया गया है। और ये अनुच्छेद 315 से 323 तक, अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाओं की बात की गई है। तो इसके हम इतिहास के बारे में भी देखेंगे, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी देखेंगे। लेकिन पहले कुछ चीज़ों के बारे में देख लेते हैं जो बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग होगा, केंद्र में एक संघ लोक सेवा आयोग होगा जो संपूर्ण भारत में अखिल भारतीय परीक्षाओं का आयोजन कराएगा। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 315 में। देखिए भारतीय संविधान में जो ये प्राविधान किया गया है अनुच्छेद 315 से 323 तक, इसमें यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अलग से प्राविधान नहीं किए गए हैं। जिस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है उसी अनुच्छेद में राज्यों के अधीन लोक सेवा यानी राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी बात की गई है। तो आप देखेंगे इसी अनुच्छेद 15 में ही कहा गया है कि एक संघ लोक सेवा आयोग होगा जो संपूर्ण भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का, अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराएगा। और इसी अनुच्छेद 315 में ही क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा जो राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराएगा। चूंकि इसका प्राविधान भारतीय संविधान में किया गया है, आप देख रहे हैं अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका प्राविधान किया गया है, इसलिए क्या कहेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। जिसका प्राविधान भारतीय संविधान में किया जाएगा उसको क्या कहेंगे? वो एक संवैधानिक संस्था है। तो यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एसपीएससी और जेपीएससी, ये सब क्या हैं? ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं और ये सब स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं हैं। स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं का मतलब ये ऐसी संस्थाएं हैं जिस पे किसी का दबाव नहीं रहता, यानी सरकार इस पे हस्तक्षेप विशेष रूप से नहीं कर सकती। तो उसको क्या कहेंगे? ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं। और देखेंगे इसके सदस्यों का जिक्र भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन सामान्यतः इसमें 10 सदस्य होते हैं संघ लोक सेवा आयोग में। और राज्यों के अधीन जो लोक सेवा है यानी राज्य लोक सेवा आयोग, इसमें भी कितने सदस्य होंगे? 10 सदस्य होंगे। और यूपीएससी में भी कितने सदस्य होंगे? 10 सदस्य होंगे। देखिए हम इन दोनों चीज़ों को साथ में पढ़ते हुए चलेंगे चूँकि दोनों चीज़ें एकदम सिमिलर हैं। जहाँ पे डिफरेंट होगा वहाँ पे हम बताएंगे, वही चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है, वही चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि डिफरेंट कहाँ पे है, चूँकि वहीं पे ही कन्फ्यूजन होगा। बाकी सारी चीज़ें जो सिमिलर हैं उसको साथ में ही देखते चलते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य। बहरहाल ये भारतीय संविधान में इसका प्राविधान नहीं किया गया है कि कितने सदस्य होंगे, लेकिन सामान्यतया कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं यूपीएससी में, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और शेष 9 अन्य सदस्य होते हैं। यानी लोक सेवा आयोग में कुल 10 सदस्य होते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे ये जो राज्य लोक सेवा आयोग है यानी एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें भी 10 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 9 अन्य सदस्य होते हैं। और ये भी संवैधानिक संस्था, ये भी संवैधानिक संस्था। संघ लोक सेवा आयोग की बात किसमें की गई? अनुच्छेद 315 में। और अनुच्छेद 315 में ही राज्य लोक सेवा आयोग की भी बात की गई है। देखिए कहीं कहीं पे ये भी मिलता है 315(1), ठीक है।
तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन जब स्टेट की बात करेगा तो वहाँ कर सकते हैं, लेकिन 315 है तो आप 315 टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और देखेंगे इसके कार्यकाल की बात करेंगे तो कार्यकाल संयुक्त लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, लेकिन इनकी पदावधि में अंतर है। पदावधि में अंतर का मतलब जो अध्यक्ष होते हैं इनकी अवधि, अब पदावधि कितनी होती है? 65 वर्ष होती है, जबकि जो अन्य सदस्य होते हैं उनकी पदावधि कितनी होती है? 62 वर्ष। यानी जो अध्यक्ष होता है 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद तो पद छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन अगर 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है उससे पहले तो भी वो रिटायर हो जाएंगे, उनको पद से हटना पड़ेगा। और जो सदस्य होते हैं वो 62 वर्ष की उम्र में ही उनको पद त्यागना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि जो ये राज्य लोक सेवा आयोग है इसके सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति यानी सभी सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। देखिए ये चूंकि केंद्र का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसलिए केंद्र में कौन होता है? राष्ट्रपति। जो केंद्र में राष्ट्रपति कार्य करता है वही राज्य में राज्यपाल कार्य करता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहा है, तो केंद्र में जो राज्य में होगा यानी राज्य लोक सेवा आयोग में कौन नियुक्त करेगा? सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करेगा। और देखेंगे पदावधि वही है, कार्यकाल वही है, सदस्य उतने ही होते हैं दोनों में, और उसी एक ही अनुच्छेद में दोनों का प्राविधान भी किया गया है। और देखेंगे जो इसको शपथ दिलाया जाता है, संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य या अध्यक्ष होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा भी दिलवाया जाता है, और राष्ट्रपति भी इनको शपथ दिलवा सकता है। ये कहाँ पे? संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा या राष्ट्रपति भी इनको शपथ दिलवा सकता है। लेकिन हमने आपको बताया जो कार्य केंद्र में राष्ट्रपति करेगा वही कार्य राज्यों में राज्यपाल करता है। राज्यपाल को भी लगभग उसी प्रकार के लगभग वैसे ही अधिकार प्राप्त हैं राज्यों के परिप्रेक्ष्य, ठीक। तो शपथ यूपीएससी के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा, और राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं ये किसको शपथ दिलाएंगे? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, ठीक। बाकी सारी चीज़ें सेम जो हैं उसको नहीं लिखे हैं, जहाँ पे डिफरेंट हैं वहाँ पे देखते हुए चलेंगे कि नियुक्त कौन करेगा। तो नियुक्त राज्य लोक सेवा आयोग में राज्यपाल नियुक्त करेगा सदस्यों को, संघ लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा? संघ लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी, और राज्य लोक सेवा आयोग में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा या राज्यपाल द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी। और ये त्यागपत्र किसको देंगे? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य जो होंगे वो किसको त्यागपत्र देंगे? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। और राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य या अध्यक्ष होंगे वो किसको त्यागपत्र देंगे? राज्यपाल को देंगे। और देखेंगे पदच्युत यानी पद से हटाना। तो पद से कैसे इनको हटाया जाएगा? इनको संसद की सहमति से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, और राष्ट्रपति इनको अगर संसद में जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, महाभियोग नहीं कहेंगे लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग जैसी प्रक्रिया के तहत भी इनको हटाया जाता है। यानी संसद की सहमति से कह सकते हैं हटाया जा सकता है, और संसद की जब सहमति बन जाएगी तो राष्ट्रपति उसको पद से हटा देगा। यानी ये कह सकते हैं कि ये महाभियोग जैसी एक प्रक्रिया है, महाभियोग नहीं है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया के तहत भी इनको हटाया जाता है। किसको? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों या अध्यक्ष को। और लेकिन देखेंगे जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसमें पद से हटाने की का क्या प्राविधान है? इसमें देख रहे हैं संसद के सहमति से, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का क्या प्राविधान है कि वो विधानमंडल की सहमति से या राज्यपाल के द्वारा हटाया जाता है। देखिए जो संसद में, जो केंद्र में संसद का जो रोल होता है वही रोल राज्यों में विधानमंडल का होता है। यानी जैसे विधि बनाने का
विधि कौन बनाता है केंद्र में, तो संसद बनाते हैं। उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल में विधि बनाई जाती है। यानी जो जो काम संसद में, केंद्र में संसद करता है, वही काम राज्यों में विधानमंडल करता है। ठीक, तो संसद की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है, जबकि राज्यों में विधानमंडल की सहमति से राज्यपाल के द्वारा हटाया जाता है। तो यहीं पे कन्फ्यूजन होता है कि अगर पूछ ले कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे? ये राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जाएगा, ये राज्यपाल द्वारा हटाया जाएगा, विधानमंडल की सहमति पे हटाया जाएगा। और देखेंगे वेतन, ये वेतन अगर देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह होता है। ये 2018 में वेतन इनका बढ़ गया, इसके पहले 90,000 हुआ करता था। तो 2.5 लाख रुपए प्रति माह होता है किसका? अध्यक्ष का वेतन। और जो 2.5 लाख किसका होता है? जो अन्य सदस्य होते हैं 9, उनका वेतन कितना होता है? 2.5 लाख रुपए। और ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग है, इनका वेतन राज्य निर्धारित करेंगे। यानी प्रत्येक राज्य ये निर्धारित करेंगे कि हमारे राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों का वेतन कितना होगा। ये चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन जो राज्य हैं वो अलग अलग राज्य में अलग अलग वेतन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर देखेंगे तो लगभग इसी एवरेज में होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अध्यक्ष और सदस्यों का होता है, लगभग उसी एवरेज में। यानी 2.5 लाख और 2.25 लाख के जो एवरेज में है उसी एवरेज में लगभग रखा जाता है। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि यही होगा राज्य में, हर राज्य का अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश में तो देखेंगे वहाँ पे तो 2.25 लाख ही है, ठीक। और वेतन जो दिया जाता है हमेशा अनुसूची 2 के तहत ही वेतन और भत्ते का प्राविधान किया जाता है। तो वेतन किस अनुसूची के तहत दिया जाएगा? अनुसूची 2 के तहत। किसका वेतन? संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों का वेतन अनुसूची 2 के तहत दिया जाएगा। और ये जो यूपीएससी के सदस्य या अध्यक्ष होंगे इनका वेतन संघ के संचित निधि से, यानी भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। ये कहाँ से दिया जाएगा? भारत सरकार की संचित निधि से। किसका? यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का। चूंकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं वो कहाँ पे काम करते हैं? राज्यों में काम करते हैं, वो राज्य के अधिकारी होते हैं, इसलिए उनका वेतन कहाँ से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से। यहाँ पे देखेंगे भारत की संचित निधि से किसका वेतन? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का। जबकि राज्य की संचित निधि से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों का वेतन दिया जाता है। दोनों का वेतन अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है। और देखेंगे जो प्रथम आईसीएस अधिकारी हुए थे, देखिए पहले जब शुरू में ये प्रतियोगी परीक्षाएं होती थीं अखिल भारतीय, तो उसको क्या कहा जाता था? आईसीएस। लेकिन इसी आईसीएस को ही क्या बाद में बनाया गया? आईएएस, ठीक। तो जो पहला आईसीएस हुए थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि पहले आईसीएस अधिकारी कौन हुए भारत में? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। स्वतंत्र भारत के पहले आईसीएस अधिकारी सत्येंद्रनाथ टैगोर। और उत्तर भारत के अगर पूछे कि उत्तर भारत के पहले आईसीएस अधिकारी कौन हुए, तो शादीलाल अग्रवाल। तो ये जो शादीलाल अग्रवाल हैं ये कहाँ के आईएएस अधिकारी? उत्तर भारत के पहले आईसीएस अधिकारी हुए शादीलाल अग्रवाल। और बहुत बार ये भी पूछा गया है कि आईएएस के जनक कौन हैं? तो आईएएस के जनक, आईएएस कहें या इसी को आईसीएस कहें, इसके जनक किसे माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या माना जाता है? आईसीएस या आईएएस के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। और प्रथम महिला आईएएस, प्रथम महिला आईपीएस नहीं, प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन हुई? तो अन्ना जार्ज मल्होत्रा। अन्ना जार्ज मल्होत्रा भारत की पहली आईएएस अधिकारी हुई। और आप सबको पता है कि प्रथम आईपीएस, भारत की प्रथम आईपीएस महिला कौन हुई? तो किरण बेदी। ये आपको पहले से ही पता है ही। तो किरण बेदी पहली महिला आईपीएस हुई, जबकि पहली महिला
IAS अधिकारी कौन? अन्नाजाज मल्होत्रा। और वर्तमान समय में कौन है संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष? प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान समय में संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये तो स्टेट से संबंधित है, तो हर स्टेट का अलग अलग है, इसलिए इसके बारे में नहीं देखे। बाकी आप अगर यूपी के हैं तो यूपी में देख लें कि यूपी में कौन पहला राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हुआ, वर्तमान में कौन है। MP से हैं तो MP वाला देख लें, राजस्थान के हैं तो राजस्थान, इसलिए इसको नहीं लिखे हैं, तो इसको आप देख लेंगे। ठीक, तो आप क्या क्या अंतर इसमें देखें कि नियुक्ति कौन करता है? संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की राष्ट्रपति करता है, यहाँ पे राज्यपाल। जहाँ जहाँ यहाँ पे राष्ट्रपति है, संघ लोक सेवा आयोग में जहाँ जहाँ राष्ट्रपति शब्द प्रयोग हुआ है, हर जगह आप राज्यपाल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाएगा, यानी राज्य लोक सेवा आयोग हो जाएगा। जहाँ जहाँ संसद प्रयोग हुआ है वहाँ वहाँ आप विधानमंडल प्रयोग कर देंगे तो वो राज्य लोक सेवा आयोग हो जाएगा। यानी आपको पढ़ना कुल मिला के अलग अलग नहीं है, सारी चीज़ें एक ही हैं। बस राज्य में राज्य का मुखिया यानी राज्यपाल जो कार्य करता है वही केंद्र में राष्ट्रपति ने किया, जो केंद्र में संसद ने किया वही राज्य में विधानमंडल ने किया। इसीलिए आप एक ही साथ सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट भी क्लियर हो जाएगा और 3 बार अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें वही हैं, बस नियुक्ति कौन करेगा? यहाँ पे राष्ट्रपति, यहाँ पे राज्यपाल। यहाँ पे शपथ कौन दिलाएगा? यहाँ पे राष्ट्रपति, यहाँ पे राज्यपाल। और यहाँ पे त्यागपत्र कौन स्वीकार करेगा? राष्ट्रपति, यहाँ पे राज्यपाल। यहाँ पे भारत की संचित निधि से वेतन, यहाँ पे राज्य की संचित निधि से वेतन। और उत्तर प्रदेश के आप देखेंगे जो वर्तमान में UP PSC के अध्यक्ष हैं, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये डॉक्टर प्रभात कुमार हैं। ठीक है, अब देखेंगे जैसे यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग आप देखें, इसी प्रकार से देखेंगे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है ये ना ही पूर्ण रूपेण केंद्र सरकार का आयोग है और ना ही पूर्ण रूपेण राज्य सरकार का है। ये 2 या 2 से अधिक राज्य मिलके संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। ये प्राविधान किया गया है, किसमें किया गया है? अनुच्छेद 315 का, अनुच्छेद 315 का में, यानी अनुच्छेद 315 ए भी इसी को कहेंगे। अनुच्छेद 315 का में या अनुच्छेद 315 ए में क्या प्राविधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलके एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य मिलें और अगर वो चाहें कि हम एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं का, जो राज्य, दोनों राज्य जो मिले रहेंगे उन राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराएं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तब करेंगे जब वो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ले लेंगे और राष्ट्रपति इस चीज़ की अनुमति दे देंगे तो ये राज्य संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला के होता है और राष्ट्रपति की अनुमति से होता है। और देखेंगे चूंकि ये 2 राज्य मिलके गठन इसका किए हैं, इसीलिए देखेंगे कि किसी एक राज्य के हाथ में ये अधिकार नहीं होता कि वो इसका सारा कार्यप्रणाली, सारा अधिकार तय करें। इसीलिए इसका अधिकार किसको मिल गया है? केंद्र सरकार को मिल गया है, यानी भारत का राष्ट्रपति ही इसका सारा क्रियाकलाप करता है। जैसे यहाँ संघ लोक सेवा आयोग देख रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है, राष्ट्रपति त्यागपत्र स्वीकार कर रहा है, शपथ दिलवा रहा है। इसी प्रकार से चूंकि ये 2 राज्यों के बीच की बात है तो किस राज्य को ये अधिकार दिया जाए कि वो त्यागपत्र स्वीकार करे, किसी को शपथ दिलाए। ठीक, ये सारी चीज़ें, इसीलिए इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो राज्य दोनों, ये जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी गई है। इसीलिए देखेंगे जो नियुक्त की जाती है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों या अध्यक्षों की, ये नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिएगा यहाँ पे
यूपीएससी अभी आपने पढ़ा तो यहाँ पे नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा की गई। और राज्य लोक सेवा आयोग पढ़े तो यहाँ पे राज्यपाल द्वारा। और यहाँ पे संयुक्त जो राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे भी किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। यानी यूपीएससी के तर्ज पे ही ये चल रहा है क्या, संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो देख रहे हैं यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। और यहाँ पे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कर रहा है, वो भी राष्ट्रपति कर रहे हैं। 10 सदस्य यहाँ भी होते हैं संघ लोक सेवा आयोग में, और 10 सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग में, और 10 ही सदस्य लगभग संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग में होते हैं। हमने आपको बताया कि सदस्य कितने होंगे ये निश्चित नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ इसकी योग्यता के बारे में बताया गया है कि आधे से अधिक सदस्य, अगर 10 सदस्य हैं तो कम से कम 6 सदस्य। ठीक, योग्यता के बारे में प्राविधान किया गया है कि आधे से अधिक सदस्य ऐसे होने चाहिए जो कम से कम 10 वर्ष तक लोक सेवा आयोग के अधीन कार्य किए हों, यानी अधिकारी के रूप में वो लोक सेवा आयोग के अंतर्गत वो कार्य किए हों, भारत सरकार के अंतर्गत कम से कम कितना, 10 वर्ष वो कार्य किए हों सरकारी अधिकारी के रूप में। उन्हीं को क्या कहा जाएगा, उन्हीं को क्या नियुक्त किया जाएगा, लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया जाएगा, चाहे वो अध्यक्ष हों चाहे अन्य सदस्य हों। लेकिन कितने सदस्य होंगे ये प्राविधान नहीं किया गया, लेकिन सामान्यतया 10 सदस्य संघ लोक सेवा आयोग में, राज्य लोक सेवा आयोग में और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, इन तीनों में 10 ही सदस्य सामान्यतया होते हैं। और कार्यकाल तीनों में, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, तीनों के सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। और पदावधि के बारे में भी सेम वही प्राविधान तीनों में किया गया है कि अध्यक्ष का 65 वर्ष, अन्य सदस्यों का 62 वर्ष। ये चाहे राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें, चाहे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें, चाहे संघ लोक सेवा आयोग की बात करें। ठीक, और जो शपथ दिलाई जाती है यहाँ पे क्या बता रहा है कि शपथ संघ लोक सेवा आयोग में शपथ कौन दिला रहा है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा, या राष्ट्रपति भी दिलवा सकता है। ठीक, और राज्यों में राज्यपाल दिलवा सकता है, राज्यपाल किसी को नियुक्त भी कर सकता है शपथ दिलवाने के लिए। और देखेंगे जिस प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है, सेम उसी प्रकार से संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग में भी राष्ट्रपति स्वयं या किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है शपथ दिलवाने के लिए। और देखेंगे जो ये पद से हटाने की प्रक्रिया है, पदच्युत करने की प्रक्रिया है, जिस प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग में है कि संसद की सहमति से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे संसद की सहमति से नहीं बल्कि राष्ट्रपति यहाँ पे डायरेक्ट हटा सकता है। तो यहाँ पे एक डिफरेंट तीनों में क्या हुआ कि पदच्युत की जो प्रक्रिया है संसद की सहमति से संघ लोक सेवा आयोग में हटाया जाता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग में विधानमंडल की सहमति से, जबकि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति डायरेक्ट चाहे तो हटा सकता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग में पद से हटाने का क्या प्राविधान है सदस्यों या अध्यक्ष को, तो राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है, पदच्युत किया जाता है। और जो वेतन का प्राविधान है ये वेतन राज्य निर्धारित करेंगे, ये संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग में क्या करेंगे, राज्य निर्धारित करेंगे कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों का वेतन कितना होगा और कौन से राज्य कितना सहयोग देंगे, ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है। ये राज्य निर्धारित करते हैं कि हम कितना सहयोग देंगे और कितना वेतन होना चाहिए। ये जिन राज्यों के बीच संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गठित होगा ये वो राज्य तय करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए। बाकी इसके आगे हम देखते हैं क्या क्या ये लोग कार्य करते हैं, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, तीनों क्या कार्य करते हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम देखते हैं इसके कार्यों के बारे में, यानी इसका फंक्शन क्या है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के क्या कार्य हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पहले उससे देख लेते हैं। आप देखेंगे
1926 में पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। और ये किसके सिफारिश पे, किस आयोग के सिफारिश पे, तो ली आयोग के सुझाव पे या ली आयोग के सिफारिश पे पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किसके सिफारिश पे, ली आयोग के सिफारिश पे सन 1926 में पहली बार किया जाता है, जिसके अध्यक्ष रोस बारकर बनाए जाते हैं। भारत में पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में ली आयोग के सुझाव पर किया जाता है, जिसके अध्यक्ष रोस बारकर बनाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और यहाँ से पूछा भी जाएगा अभी से कि किसके सुझाव पे, किस आयोग के सुझाव पे केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। और आप देखेंगे विश्व में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाने वाला देश कौन सा है, तो वो है चीन। चीन में पहली बार विश्व में सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया। इससे पहले हमने आपको बताया कि भारत में आईसीएस के जनक किसको माना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। और देखेंगे भारत में ये जो कलेक्टर शब्द है, क्या कलेक्टर, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, डीएम साहब के लिए। तो कलेक्टर शब्द ये जो है, ये कलेक्टर शब्द का सृजन यानी उत्पत्ति की अगर बात करें भारत में, तो सबसे पहले किसने किया, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने भारत में सबसे पहले कलेक्टर शब्द का सृजन किया भारत में। लेकिन भारत में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत कब हुई, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत कब हुई, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था और 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही ये प्राविधान किया गया था कि भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी। ठीक है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में ये पहली बार प्राविधान किया गया था कि भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं करवाई जाएंगी, यानी आईसीएस की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। ये किस अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में पहली बार प्राविधान किया गया था। इन सारी तथ्यों को ध्यान से देखिएगा, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था पहली बार, तो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाया गया था। देखिए, अगर कब शुरुआत हुई प्रतियोगी परीक्षाओं की, अगर अधिनियम पूछता है तो किस अधिनियम में प्राविधान पहली बार किया गया, 1935 के भारत शासन अधिनियम में। लेकिन ये पूछा जाए कि भारत में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया, तो क्या बताएंगे, लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा। ये कौन था, गवर्नर जनरल था भारत का, गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा अखिल भारतीय या भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाया गया। ये अखिल भारतीय ही था, चूँकि पूरे भारत में हो रहा था। ठीक, और देखेंगे अब इसके हम फंक्शन की बात करते हैं, इसके कार्य के बारे में देखते हैं कि इसके संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, इन तीनों का काम एक ही है, लेकिन कहाँ पे अंतर है उसको देख लेंगे। तो ये जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसको देखेंगे, ये संपूर्ण भारत में अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। अखिल भारतीय का मतलब ऑल इंडिया, यानी पूरे भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कौन करवाता है, संघ लोक सेवा आयोग करवाता है। लेकिन यहीं पे देखेंगे जो राज्य लोक सेवा आयोग है, ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन तो करवाता है, लेकिन कहाँ पे करवाता है, ये उस राज्य में करवाता है जिस राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर रहा है, जिस राज्य की राज्य लोक सेवा आयोग होगी, यानी एसपीएससी होगी जिस राज्य की, उस राज्य के प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कौन कराएगा, राज्य लोक सेवा आयोग। और ये जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, ये संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग उस राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराता है जिन राज्यों के बीच संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गठित किया गया है, ये उन राज्यों में करवाएगा। तो आप देख रहे हैं जो यूपीएससी है वो पूरे भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग राज्य में और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग संबंधित राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन
कराते हैं। और आप देखेंगे गुवाहाटी एकमात्र राज्य है जहाँ पे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। गुवाहाटी एकमात्र है क्षेत्र जहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, तो कहाँ पे, गुवाहाटी में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। और आप देखेंगे ये जो यूपीएससी है यानी संघ लोक सेवा आयोग है, ये परीक्षाओं के लिए योग्यता निर्धारित करता है। और देखेंगे जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ये भी योग्यता निर्धारित करता है, ठीक। और जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है ये भी योग्यता निर्धारित करता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो तीनों परीक्षाओं की ये योग्यता को निर्धारित कर रहे हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए, और योग्य और दक्ष प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है कौन, तो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग योग्य एवं दक्ष प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। और वही कार्य राज्य लोक सेवा आयोग भी करता है, राज्यों में योग्य और दक्ष प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। जबकि देखेंगे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग ये भी संबंधित राज्य में योग्य एवं दक्ष प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। और देखेंगे ये पदोन्नति यानी प्रमोशन और स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, पदोन्नति और स्थानांतरण कौन करता है, संघ लोक सेवा आयोग करता है। और यही काम ये भी करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग भी पदोन्नति और स्थानांतरण करते हैं, ठीक। और देखेंगे ये यूपीएससी जो है, यूपीएससी अपनी रिपोर्ट किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न खूब पूछा जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है, राष्ट्रपति को देगा। जाहिर सी बात है कि चूंकि ये केंद्र का अधिकारी है, केंद्र का कर्मचारी है, तो केंद्र सरकार को देगा यानी राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देगा। और राज्यों में देखेंगे राज्यपाल को दी जाती है रिपोर्ट, राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राज्यपाल को देता है। संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। हमने आपको बताया कि जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, चूँकि यहाँ पे 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य मिलके संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करते हैं, इसलिए किसी एक को ये अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो अकेले ही इसकी जिम्मेदारी ले। इसीलिए देखेंगे इसकी अधिकांश जिम्मेदारियां जो हैं वो कहाँ पे हैं, केंद्र सरकार के ऊपर हैं। इसीलिए देखेंगे ये जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। इस प्रकार आप देखेंगे इन तीनों का कार्य समान है, बस अंतर क्या है कि यहाँ पे जहाँ पे केंद्र की बात की गई है राज्यों में राज्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी रिपोर्ट संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को, राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल को, जबकि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग भी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक, अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।